वेलकम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, है ना। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है। और गुरुत्वाकर्षण में आपको ए टू जेड टॉपिक टू टॉपिक वीडियो मिलते जाएंगे, है ना। तो आप फिक्र मत करिए, नोटिस्फियर वीकसर इज हियर। सो गुरुत्वाकर्षण हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण अध्याय का नाम ही है और ये चैप्टर 11 है, 9th क्लास का। और साथ ही साथ ये नीट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, चैप्टर है। नीट के साथ साथ सीजी व्यापम के बहुत सारे पेपर्स उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल टॉपिक्स हैं। सो आप अच्छे से देखिए और ध्यान से सुनिए, और बहुत ही सरल तरीक़ों में आपको डिफिनेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन क्या है। तो ग्रेविटेशन क्या है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये भार और ये द्रव्यमान क्या है। बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसी चीज़ में, भार और द्रव्यमान में, है ना। तो भार और द्रव्यमान को समझाने के लिए कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि मान लो जाए, देखिए पहले मैं भार को समझा रहा हूँ, है ना। अभी गुरुत्वाकर्षण को भूल जाइए, भार क्या है। तो किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। अब मैं बता देता हूँ, मान लो जाए हमारे पास कोई भी चीज़ ले लेते हैं, मान जाइए मैं सिक्का ले लेता हूँ, ठीक है, ये सिक्का ले लेता हूँ, है ना। और ये जो सिक्का है ये मान जाए 10 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का है ना। तो आपको बता देता हूँ कि मान लो जाए इस सिक्के को मैं ऊपर से नीचे छोड़ता हूँ तो नीचे की ओर गिरेगा, मतलब धरती उसको गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करेगी? आकर्षित करेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल से जो आकर्षित करेगी तो वही उसका क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। मतलब वो 10 ग्राम उसका भार रहेगा और 10 ग्राम के आधार पर पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित करेगी, ठीक है। अब चलिए अब भार के बारे में बात करते हैं। अब यदि हम पृथ्वी में हैं, किस में है? पृथ्वी में। तो पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण का बल है, मतलब इसका भार कितना है? भार है 10 ग्राम। पृथ्वी में है तब की बात है। यदि हम मान जाए किसी दूसरे अन्य ग्रह में हैं, है ना, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं है, तो उस जगह उसका भार क्या होगा? बताओ मुझे। मैंने क्या बताया कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के जिस बल से उसको खींचती वही उसका क्या कहलाती है? भार कहलाती है। अब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और इसका जो भार है वो 10 ग्राम है। कितना ग्राम है? 10 ग्राम। अब यही किसी दूसरे ग्रह में इसी सिक्के को ले जाते हैं और वहाँ गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं है, तो इसका जो भार हो जाएगा वो 0 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो वो उसका हो गया भार। क्या हो गया? भार। अब हम लोग चलते हैं द्रव्यमान में। तो किसी वस्तु की पदार्थ की कुल मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। अब मैं बता रहा हूँ यही वस्तु के बारे में कि इसका भार कितना है? 10 ग्राम है। किसमें? पृथ्वी में, ठीक है। और इसी को हम लोग अब ले जाते हैं किसमें? किसी ग्रह या किसी चंद्रमा में ले जाते हैं। तो इस समय इसका भार कितना होगा और द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका जो द्रव्यमान है इसमें कितने मात्रा में, ये किसका बना होगा? ये लोहे का बना है मान जाए, तो इसमें 10 ग्राम लोहा है, मतलब इसका भार 10 ग्राम है ना। और इसमें 10 ग्राम लोहा है, मतलब इसका जो द्रव्यमान है वो भी कितना है? 10 ग्राम ही है। और यदि पृथ्वी में ले जाएं तो उसका जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है, और किसी दूसरे ग्रह में ले जाएं तो भी उसका द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम है। मतलब इनमें जो पदार्थ है, ये जिस चीज़ से बना है उसकी मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है। चाहे पृथ्वी में ले जाओ तो उसका मात्रा कितना रहेगा? 10 ग्राम रहेगा। चाहे उसको किसी दूसरे ग्रह में ले जाओ जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो वहाँ भी उसका मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी मात्रा पृथ्वी में थी। इसमें 10 ग्राम लोहे था ना, तो अगर हम लोग ग्रह में इसको पकड़ कर ले जाएंगे तो लोहा कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो उसमें लोहा उतना ही रहेगा, मतलब उसका जो द्रव्यमान है 10 ग्राम ही रहेगा। तो पृथ्वी पर भी उसका द्रव्यमान 10 ग्राम रहेगा और ग्रह में भी उसका द्रव्यमान 10 ग्राम रहेगा। ग्रह की जगह आप चंद्रमा का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब पृथ्वी में देखें तो भार के बारे में देखें तो पृथ्वी में भार कितना है? 10 ग्राम है, ओके। और इसी को हम लोग अगर चंद्रमा में ले जाते हैं तो इसमें कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा और इसका भार कितना हो जाएगा? 0 ग्राम हो जाएगा। तो भार और द्रव्यमान समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ना। और नहीं लगता है तो एक बार कमेंट में बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं भार और द्रव्यमान को अलग से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है देखिए, है ना, कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु, अच्छा ब्रह्मांड
ठीक लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा आप लोग जानिए, है ना। तो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु जैसे कि पत्थर, धूल, पानी, ग्रह, तारे, ये जितने भी वस्तु हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु है ना, प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान के कारण, इसीलिए मैंने द्रव्यमान को पहले समझाया। द्रव्यमान मतलब ये जो पदार्थ है उसमें उसकी मात्रा, जैसे कि ये किसका बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है तो लोहा की जितनी मात्रा है, तांबा का बना हुआ है तो तांबा की जितनी मात्रा है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। तो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान के कारण हर दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगाते हैं। मतलब क्या होता है कि इसका जो द्रव्यमान है और ये दूसरा वस्तु इसका भी द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान है, तो क्या होता है कि ये द्रव्यमान होने के कारण ये एक दूसरे पर क्या लगाएगा, आकर्षण का बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, आकर्षण, अपनी ओर खींचता है। सब जने जितने भी वस्तु है वो अपनी ओर खींचता है, याद रखना। ब्रह्मांड में ऊपर में जो है, अंतरिक्ष में है, जहाँ पर भी है, जितने भी वस्तु है, आपको लगता है कि कोई भी वस्तु पड़ा हुआ है तो ऐसे पड़ा नहीं, सब वस्तु में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। कोई किसी जगह पृथ्वी लगा रहा है तो कोई दूसरा वस्तु लगा रहा है, ठीक, ये याद रखना। तो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान के कारण हर दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगाते हैं। हर दूसरी वस्तु पर क्या लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। ये तो नॉर्मल समझने के लिए लिखा हूँ। अब देखिए कि द्रव्यमान के कारण वस्तुओं के, दो बार वस्तु होगी, एक बार को लिखना, ठीक है, कि द्रव्यमान के कारण वस्तुओं के एक दूसरे को आकर्षण करने का यह गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अभी तक आपके माइंड में एक चीज रहा होगा कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, यही सोचते होंगे ना आप लोग कि कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल से, कोई भी वस्तु को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी बस पर ही है, नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सब वस्तुओं के ऊपर है, लगभग, ठीक है, लगभग नहीं, फिक्स, ठीक है। सब अपनी ओर कोई ना कोई, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है ये सब अपनी ओर सबको खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि जो पृथ्वी होती है बीच, वहाँ से अब लोग सब क्या करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान के कारण वस्तुओं के एक दूसरे को आकर्षण करने का यह गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ये याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो है ना। चलिए, तो भार और द्रव्यमान क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक में चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। चलिए, तो ये आपका पॉइंट बनता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, है ना। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक एक पॉइंट आएगा यहाँ पास, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक, है ना, नीतांक, जिसको हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। जी से गोमती का नाम आता है ना। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक जी से प्रदर्शित करते हैं। ये कहाँ यूज़ होगा मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या है, ठीक है। ये टॉपिक टू टॉपिक, हम हमारे जो जितने चैनल में जो भी वीडियो मिलेगा वो आपको एकदम फिक्स टॉपिक टू टॉपिक मिलेगा। यह नहीं कि बीच का क्वेश्चन बीच में रख दिया, इधर का क्वेश्चन इधर नहीं, एकदम फिक्स टॉपिक टू टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, तो देखिए, है ना, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अब मैं यहाँ पर दो वस्तु बना देता हूँ, ये पहला वस्तु और ये दूसरा वस्तु बना दिया, ठीक है। एक को नाम दे दिया मैंने ए और एक को नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है, दो नाम दे दिया मैंने, है ना। और इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है ना। चलिए, क्या बोल रहा हूँ अच्छा समझना, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, चलिए ये आकर्षण कर रहा है। मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपने ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, है ना। तो बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्स, ठीक है, ये जो लग रहा है वो आकर्षण बल है। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बीच की दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, है ना। तो ये याद रखना, ये पहला बताया जाता है कि इन दोनों वस्तु है, ये दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो किस बात पर निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी उसके द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आकर्षण करेगा,
बात समझ रही? इसका द्रव्यमान मान ज़्यादा है, इसका 50 kg, इसका भी 50 kg है, तो आकर्षण करेगा। उसके बाद इसका 100 हो गया, इसका भी 100 हो गया, तो और ज़्यादा आकर्षण करेगा। ठीक है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर हो गया। और दूसरा दूरी, तो दूरी के बारे में भी बता देता हूँ आपको कि यदि इसकी दूरी ज़्यादा रहेगी तो आकर्षण कम होगा, अगर दूरी कम रहेगी तो आकर्षण ज़्यादा होगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मान लेते हैं, मानना तो पड़ेगा भैया ना, कि माना कि दो वस्तुएं ए व बी हैं। चलिए ए और बी हैं, दो वस्तुएं ए बी हैं जो आर दूरी पर स्थित है। आर दूरी पर क्या है? स्थित है ना। यहाँ पर दूरी बना देते हैं इसके दोनों के बीच आर, यहाँ पर आर लिख देना। तो जो आर दूरी पर स्थित है, जो कि एक दूसरे को एफ बल से आकर्षित करती है। एफ बल से आकर्षित करती है, यहाँ पर देखिए एफ, और ये एफ बल से क्या करती है? आकर्षित करती है ना। वस्तु ए व बी का द्रव्यमान, मैंने यहाँ पर बताया था कि वस्तुओं के द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। तो वस्तुओं का द्रव्यमान और दूरी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान, ठीक है, क्रमशः m1 m2 है ना। चलिए अब द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है उनके द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो मैं पहले द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो माना कि वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः क्या है? m1 और क्या है? m2 है। तो क्या है? तो नियम के अनुसार क्या है कि, तो न्यूटन के नियम यहाँ पर लिख देना। न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है कि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का मान उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का मतलब, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप लोग सातवीं आठवीं में पढ़े होंगे, है ना। अब कई जने यहाँ पर देखेंगे क्या लिख दिए हैं सर, समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए हम तो बैठे हैं ना सबके लिए, कि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, तो लगने वाले बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ। ठीक, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल एफ, है ना, का मान उसके द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या है भाई? ए और बी का द्रव्यमान क्या है? एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2। बात क्लियर हो रही है? तो दोनों वस्तुओं के बीच पहले मैंने बताया था कि मैं पहले द्रव्यमान के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं किसके बारे में बात करूंगा? दूरी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो पहले द्रव्यमान को देखते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का मान, ये बल है उसका मान उसके द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बन गया आपका सूत्र। मैंने कहीं से नहीं बताया, मैंने इसी परिभाषा से, इसी डिफिनेशन से इसको बनाया है। ठीक है, कि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल मतलब F, उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ दूरी के। किसके बारे में बात करता हूँ मैं? दूरी के। तो यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ मैं कि
दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का मान, वही चीज लिख रहा हूं मैं सेम, ये देखो, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का मान, ठीक है, उसके बीच के दूरी के वर्ग के, कन्फ्यूज़न हो रही है आप लोगों को। देखिए, मैंने बताया था कि पहले मैं द्रव्यमान के बारे में बात करूंगा, अब मैं दूरी के बारे में बात कर रहा हूं। याद रखिए, इस वाले पॉइंट में मैंने द्रव्यमान के बारे में बात करी, इसके बाद मैंने दूरी के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, या मैं दूरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कौन है भाई? F लिख देते हैं। क्लियर हो गई? तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का मान, उसके बीच की दूरी कौन है? दूरी मतलब r, उसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कौन है? r, यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने। तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का मान उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको बता देता हूँ कि अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में क्या फर्क है। अनुक्रमानुपाती जैसे कि ए ऐसे करेंगे तो बी करेंगे तो अनुक्रमानुपाती हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक तरफ को ज़्यादा करना पड़ता है, एक तरफ को कम करना पड़ता है, तो बटा में करेंगे तो कम हो जाएगा ना। तो देखिए, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, यहाँ पर लिख दिया मैंने F, का मान उसके बीच के दूरी मतलब R, बीच के दूरी के वर्ग भी बना दिया मैंने, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोल दिया मतलब यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? बटा। ठीक है, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बोल दिया था क्या मैं? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, कि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है ना, का मान उसके बीच के दूरी मतलब r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ आ गया होगा, है ना। चलिए आगे क्या होता है कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से भाई, है ना। समीकरण 1 में क्या था, आप लोग पीछे जाकर देखिए। तो समीकरण 1 में था, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हो फिर, है ना। तो समीकरण 1 में क्या था हमारे पास? F अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2 ऐसा था। और समीकरण 2 में क्या था? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये था, है ना। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या होता है कि दोनों तरफ, इस तरफ भी F है, इस तरफ भी F है, तो क्या हो जाएगा अपने पास? समीकरण 1 एवं 2 से F, ये चिन्ह को रहने दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं M1 इंटू M2/r², ये दोनों से, है ना, ये ऊपर चला गया, 1 से गुना हुआ, तो 1 से गुना होगा मतलब इतना ही आएगा, और r का वर्ग नीचे में है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, है ना। तो इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 3। चलिए, है ना। अब ये समानुपाती चिन्ह है या व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह है, तो इसको हटाने पर, व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर लिख देना, या समानुपाती चिन्ह को क्या करने पर? हटाने पर। ठीक है, हटाने पर या हटाने के लिए जी स्थिरांक लेते हैं। इसको आप नोट करके लिख दीजिए, इसको बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, कि व्युत्क्रमानुपाती या जो अनुक्रमानुपाती है, उसके चिन्ह को हटाने के लिए क्या लेते हैं? जी स्थिरांक लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जी स्थिरांक लेते हैं, कैसे लेते हैं? F इक्वल टू आ जाता है, यहाँ पर बराबर आ जाता है, यहाँ पर ये जो चिन्ह हट जाता है तब इक्वल टू आता है। उसके बाद जी M1 इंटू M2/r², ये समीकरण 4, यही है आपका सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, है ना, सर्वात्रिक नियम, है ना। और यहाँ लास्ट में लिखना, यहाँ जी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक
है। आपको यही लास्ट में आपको लाना है, यही आपका आंसर है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के लिए सूत्र उत्पन्न करिए, तो आपको इतना ही उत्पन्न करना है। यही यहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या है, नियतांक है ना। और ऐसा ही पद्धति में जी का मान, ठीक है, जी का मान मतलब कैपिटल जी ना, स्मॉल जी के बारे में भी बात करूँगा आगे मैं। जी का मान कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है। nm स्क्वायर kg स्क्वायर होता है। क्लियर हो गई। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं गुरुत्वीय त्वरण में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण में, है ना। गुरुत्वीय त्वरण क्या है और गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ये आपका क्वेश्चन बनता है और हमारा अगला टॉपिक भी बनता है ना। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमको समझना है, तो क्या समझेंगे, देखिए कि सबसे पहले आपको गुरुत्वाकर्षण मैंने बता रखी है ना। अब यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है, ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है, तब उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। त्वरण का परिभाषा है कि मान ये वस्तु है, ये पर विरामावस्था में और ये गति करती है, तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अगर ये स्थिर अवस्था में तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होती है, ये गति करती है, तब इसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो यही बताया जा रहा है कि ये वस्तु है और ये पृथ्वी है, तो जब वस्तु को जब ये पृथ्वी है वह गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करती है, आकर्षित करिए, मतलब ये गति करेगी, और गति जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है ना। तो वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है, तब उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न होता है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब मेन पॉइंट हमारा ये है गुरुत्वीय त्वरण का कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ही हम लोग कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर हो गया। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, और याद रखना कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण इसको कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा क्या, कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से, मैंने इसके पहले गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम बताया आपको। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम में हमको क्या प्राप्त हुआ था, F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ था अपने को। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, F इक्वल टू G, इसको एक को हम लोग पृथ्वी लिख सकते हैं कैपिटल M, और एक को वस्तु लिख सकते हैं स्मॉल m, और इसको हम लोग कैपिटल R से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से ये हमारे पास प्राप्त हुआ है ना। चलिए, जहाँ जिसको हम लोगों ने जो माना उसको लिखना पड़ेगा। जहाँ इसको से आप इसके जस्ट नीचे लिखना, जहाँ F बराबर बल, ये जो F है उसका मान है बल, G बराबर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, और कैपिटल M बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान हो गया ना, पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल m का मतलब वस्तु का द्रव्यमान, ये क्लियर हो गया। और r का मतलब क्या है, पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह की दूरी, पृथ्वी के केंद्र, ये पृथ्वी के केंद्र के सतह से दूरी, पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी, ये क्लियर हो गया आपको, है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए हैं, है ना। और किसको मैंने क्या माना है वो अच्छी तरह देखिए, है ना। और हम लोग इसके पीछे गति के नियम पढ़ चुके हैं चौथा अध्याय में, है ना। तो गति के द्वितीय नियम के बारे में बता रहा हूँ मैं, है ना। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है
यहाँ पर इसके जस्ट नीचे इसको लिखना, उसके बाद क्या लिखना कि गति के द्वितीय नियम से या गति के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है, यदि अच्छा गति के द्वितीय नियम का सूत्र क्या है, F=a में, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ए कौन है, ये त्वरण है, कौन है, त्वरण। और हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग गुरुत्वीय त्वरण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना कि गति के द्वितीय नियम के अनुसार, है ना, यदि, इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, यदि त्वरण g हो तो, है ना, F=mg था तो ma था, वो क्या हो जाएगा mg। मतलब a की जगह हम लोग किसको लिखेंगे, g को। a क्या है, केवल त्वरण है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। चलिए अब इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे कि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं जी, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 2, है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को एक साथ लिखने पर या एक साथ मिलाने पर, या समीकरण 1 एवं 2 से ऐसे लिख सकते हो। तो क्या लिख लेगा अपने पास, इसके पास भी f है, इसके पास भी f है, ठीक है। तो इस f के बराबर कौन है, mg के है। तो इसी f की जगह हम लोग लिख देंगे, mg को लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, mg=g कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू अपान r²। तो देखिए ये m स्मॉल m इधर भी है, स्मॉल m इधर भी है, तो दोनों तरफ कट गया। तो क्या बचा अपने पास, g कैपिटल G कैपिटल M अपान r²। ये निकल गया आपका गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। क्लियर हो गई आपको, ये गुरुत्वीकरण त्वरण भी क्लियर हो गई। चलिए गुरुत्वीय त्वरण के जस्ट बाद हम लोग कुछ एक टॉपिक और बताता हूँ मैं, तीसरा टॉपिक, मुक्त पतन क्या है। किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर गिरता है, ये तो बच्चा भी जानता है, आप भी जानते हो, और जो नहीं जानता है, जो समझते हैं वो समझदार नहीं है, बता दिया हूँ मैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने रेटिंग देखी है कि जो सब्सक्राइब नहीं किया है वही 75% देखी है, और जिसने सब्सक्राइब किया है वो केवल 25% ही देखे हैं। मतलब मेरे वीडियो को जो सबसे ज़्यादा देखता है उन्होंने ही सब्सक्राइब नहीं करी है, ठीक है। और जो मेरे वीडियो को देखता है ना, जो वीडियो को मेरे को नहीं देखता है वही उन्हीं लोगों ने ही सब्सक्राइब करी है। जो देखता है उसने सब्सक्राइब नहीं करी है ना। तो आपके ऊपर है, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, ठीक है। मुक्त पतन, तो जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरता है, जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये इसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल सकते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरता है तो उससे मुक्त पतन कहते हैं। मतलब मुक्त पतन मतलब क्या है कि यहाँ से वस्तु है, यहाँ वस्तु से ऊपर से नीचे गिरती है तो इसके ऊपर कोई अन्य बल नहीं लगता है, केवल कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसीलिए वो फट से नीचे गिर जाती है। तो जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है तो उससे मुक्त पतन कहते हैं। या दूसरे तरीके से देखिए कि वस्तु की गति की जिस स्थिति में वस्तु की जो वस्तु है, वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, तो वस्तु की गति की जिस स्थिति में वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील हो और कोई बल क्रियाशील ना हो, यहाँ से अगर ऐसे नीचे गिर रही है तो केवल कौन सा बल क्रियाशील हो, गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील हो, तो उस स्थिति में स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है। ये आपका मुक्त पतन है। और कल का जो वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत सारे और टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कुछ गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने बीके सर को याद कीजिएगा। ओके सॉरी, चलिए ठीक है।